हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का वायसराय रहा था 1899 से 1905 ईस्वी तक, तो इसके जो भी प्रशासनिक सुधार हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक। इसका पूरा नाम था जॉर्ज नैथानियल कर्जन। जॉर्ज नैथानियल कर्जन भारत के योग्य और प्रभावशाली गवर्नर जनरलों में से एक था। कहा जाता है कि कर्जन भारत की परिस्थितियों से इतना परिचित था जितना उस समय में कोई यूरोपियन शायद ही हो। गवर्नर जनरल बनने से पहले वह भारत कई बार आ चुका था। इसके अतिरिक्त उसने कोरिया, चीन, जापान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान तथा फ़ारस की यात्रा की थी। उसने भारत आकर यहाँ के शासन में पूर्ण रूप से सुधार करने का प्रयत्न किया। तो जॉर्ज नैथानियल कर्जन पूरा नाम था इसका, और यह भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कब से कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी तक। देखिए, यहाँ जहाँ मैंने गवर्नर जनरल लिखा, यहाँ पर आप वायसराय कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल जो पद था ये हटा करके इसके स्थान पर एक नया पद लाया गया था जिसको वायसराय कहा गया। हालांकि नाम ही चेंज कर दिया गया था, बाकी सारी चीज़ें वही थीं। तो आप वायसराय कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब हम लोग कुछ इसके सुधारों के बारे में देखते हैं। इसके गृह नीति क्या थी? गृह नीति यानी कि इसके जो प्रशासनिक सुधार थे उसी को हम लोग यहाँ पर गृह नीति भी बोल सकते हैं। कर्जन की गृह नीति। आंतरिक नीति में कर्जन का एकमात्र लक्ष्य था शासन के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन करके उसे शक्तिशाली बनाना। शासन के संपूर्ण ढांचे में यानी हर एक क्षेत्र में परिवर्तन करना और उसे शक्तिशाली बनाना, यही इसका लक्ष्य था। इस क्षेत्र में उसकी मुख्य नीति केंद्रीकरण और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों में वृद्धि करने की थी। केंद्रीकरण करना था, मतलब सारी शक्तियां कहीं ना कहीं अपने अधीन करना। अपने शासनकाल में उसने विभिन्न सुधार किए, उनमें से अनेक शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, परंतु कई ऐसे भी रहे जिन्होंने भारतीय जनता में तीव्र असंतोष उत्पन्न किया। मतलब कई सुधार ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हुए, लेकिन ज़्यादातर सुधार ऐसे थे जिससे भारतीय जनता नाराज हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधार इसके क्या थे? 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और उसके विनिमय की दर 15 रुपये प्रति पाउंड निश्चित कर दी गई। मतलब जो ब्रिटेन की मुद्रा थी पाउंड, उसको भारत में लागू कर दिया, चला दिया, वैध कर दिया। 1899 में एक एक्ट आया, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम। उसके द्वारा अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया और 1 पाउंड बराबर 15 रुपये निश्चित किया गया, यानी कि 15 रुपये के बराबर 1 पाउंड होगा। इससे भारत की स्थिति में सुधार हुआ और कर्जन को कर के भार में कमी करने का अवसर प्राप्त हो सका। उसने नमक कर को 2/1/2 प्रति मन से घटा करके 1/1/8 प्रति मन कर दिया। यानी जो नमक कर था ये देखिए 2/1/2 होगा। 2/1/2 रुपये प्रति मन से घटाकर 1/1/8 रुपये प्रति मन कर दिया। उसने आयकर में भी कमी की। उस समय तक 500 रुपये से ऊपर की आय के सभी व्यक्तियों को आयकर देना पड़ता था। अब कर्जन के समय 1000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से मुक्त कर दिया गया। मतलब कर्जन से पहले ये नियम लागू था कि जिनकी आय 500 रुपये तक है उनको भी आयकर देना पड़ता था, इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब कर्जन आया तो उसने कहा नहीं, अगर किसी की आय 1000 रुपये प्रति वर्ष से कम है तो हम उससे कर नहीं लेंगे, इनकम टैक्स नहीं लेंगे।
अगर 1000 है या उससे ज़्यादा है तो उनको कर देना पड़ेगा, यानी कि आयकर देना पड़ेगा। फिर क्या है, कर्जन ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति का भी समर्थन किया और उसे थोड़ा आगे बढ़ाया। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी, तो उसको आगे बढ़ाया कर्जन ने। उस समय तक प्रांतों की आय में जो बचत होती थी उसे केंद्रीय सरकार ले लिया करती थी, इससे प्रांत अब्बे कर दिया करते थे। कर्जन ने निश्चित कर दिया कि प्रांतों की बचत प्रांतों के पास ही रहेगी, जिसका उपयोग वो अगले वर्ष में कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त उसने प्रांतों को पुलिस, शिक्षा, कृषि आदि में उन्नति करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देनी आरंभ कर दी। तो ये इसके आर्थिक विकेंद्रीकरण के कुछ यहाँ पर सुधार हो गए कि मतलब जैसे पहले होता था, प्रांतों की जो आय होती थी उसमें जो कुछ बचता था वो केंद्रीय कोष में जमा करना पड़ता था, लेकिन कर्जन ने कहा कि प्रांतीय आय की जो बचत होगी वो प्रांत अपने पास ही रखेंगे और अगले वर्ष उसको यूज़ कर लेंगे। अब वो केंद्रीय कोष में जमा नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसने सुधार किया और कुछ विशेष आर्थिक सहायता भी देना स्वीकार किया। कहा कि केंद्र की तरफ से प्रांतों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी पुलिस और शिक्षा, कृषि आदि में उन्नति करने के लिए। तो ये इसके आर्थिक सुधार की बात हमने की है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करते हैं कृषि सुधार। कृषि में क्या सुधार किया? कर्जन ने किसानों की स्थिति में सुधार करने और कृषि की उन्नति के प्रयत्न किए। उसने कृषि बैंक खुलवाए। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। तो ये सब सुधार हैं। साधारणतः किसान महाजनों से भारी ब्याज पर रुपया उधार लिया करते थे। सहकारी समितियों की स्थापना से इस विषय में उन्हें कुछ सहायता देने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि को उन्नत करने के लिए कर्जन ने वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने को प्रोत्साहन दिया। तो वैज्ञानिक ढंग से कृषि कैसे की जाती, इसके लिए इसने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया और फिर कृषि बैंक खुलवाए और 1940 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसानों को कम ब्याज पर यानी कि उचित ब्याज पर ऋण दे दिया जाता था, कर्ज दे दिया जाता था। इसके पहले क्या होता था कि किसान महाजनों से कर्ज लेते थे तो महाजन लोग बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देते थे। तो सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 बनाया गया। इसके द्वारा किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब वो कम ब्याज पर कर्ज ले सकते थे सरकार से। पंजाब के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 1900 ईस्वी में कर्जन ने पंजाब भूमि अन्यकर्मण अधिनियम बनाया, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि बिना सरकार की अनुमति के कोई साहूकार कर्ज के बदले में किसी भी किसान की भूमि पर अधिकार नहीं कर सकता था। इसके पहले क्या था कि अब मान लीजिए किसी महाजन ने, किसी जमींदार ने या किसी उच्च वर्ग के लोग ने किसी किसान को कर्ज दिया और मान लीजिए किसान समय पर कर्ज नहीं लौटा पाया, तो वो महाजन क्या करते थे कि उस किसान की भूमि हड़प लेते थे, अधिकार कर लेते थे तो उस पर। तो जब 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अन्यकर्मण अधिनियम बनाया कर्जन ने, तो उसने बता दिया कि अब बिना सरकार की अनुमति के आप भूमि नहीं ले सकते हैं किसी किसान का। इसके अतिरिक्त लगान व्यवस्था को दुरुस्त किया और कुछ परिस्थितियों में लगान माफ़ करने की भी व्यवस्था की। मतलब जैसे कहा कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, फसल बर्बाद हो गई या सूखा पड़ गया, फसल उगी ही नहीं, तो वहाँ पर हम लगान को माफ़ भी कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी किया गया। इसके बाद जो सुधार है वो सिंचाई सुधार है। सिंचाई सुधार, कृषि की उन्नति के लिए कर्जन ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। कृषि की उन्नति के लिए कर्जन ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया। इस विषय की जांच के लिए 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के सभापतित्व में यानी के नेतृत्व में, आप सभापतित्व का मतलब नेतृत्व भी कह सकते हैं, एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई।
इस आयोग ने 1903 में अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने इस रिपोर्ट में सिंचाई के साधनों में विकास के लिए अगले 20 वर्षों में 44 करोड़ रुपए व्यय करने की सिफारिश की। यानी कि जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया सरकार से कि अगले 20 वर्षों में 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं सिंचाई के साधनों के विकास के लिए। कर्जन ने कमीशन के सुझाव को स्वीकार कर लिया और सर्वप्रथम उसने पंजाब में सिंचाई के साधनों का विकास किया। पंजाब में विभिन्न नहरों का जाल बिछाया गया, जैसे चिनाब की नहर, झेलम की नहर और दोआब की नहर आदि उसी के समय में बिछाया गया। इससे पंजाब की कृषि उत्पादन को अत्यधिक लाभ हुआ। कर्जन के इस कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। भारतीय सिंचाई व्यवस्था में कर्जन को अद्वितीय कहकर पुकारा गया। कर्जन को, यहाँ कर्ज नहीं कर्जन होगा, कर्जन। तो ये इसकी सिंचाई सुधार हो गया। अब है अकाल संबंधी सुधार। तो अकाल संबंधी सुधार में क्या हुआ देख लेते हैं। जिस समय लॉर्ड कर्जन ने शासनभार संभाला उसमें पूर्वी भारत को छोड़कर प्राय संपूर्ण भारत में अकाल पड़ रहा था। कर्जन ने जहाँ तक संभव हुआ अकाल पीड़ितों की सहायता की और उस पर प्रायः 7 करोड़ रुपए खर्च किए, 7 करोड़ रुपए व्यय किया। जो व्यक्ति कार्य करने योग्य थे उन्हें कार्य दिया गया और बाकी व्यक्तियों को सहायता दी गई। मतलब जो कार्य करने के लायक थे उनको कार्य करने का अवसर दिया गया और जो एकदम कार्य करने के लायक भी नहीं थे उनको सहायता दी गई। किसानों को लगान में छूट दी गई। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जो प्रबंध किया था उसकी जांच उसने स्वयं घूम घूम कर की। फिर भी कर्जन अपने प्रयत्नों से संतुष्ट नहीं हुआ और अकाल के कारण एवं उनकी स्थायी हल निकालने के लिए, यानी कि परमानेंट सलूशन निकालने के लिए उसने सर एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना भी की थी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, अकाल फंड आदि की उन्नति के लिए विभिन्न सुझाव दिए। उसने यह भी कहा कि सरकार को सबसे अधिक प्रयत्न प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों को अकाल पड़ते ही सहायता और आश्वासन देना प्रारंभ कर दे, यानी जैसे अकाल पड़े तैसे सहायता पहुंचाई जाए। कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भी पूर्ण सहायता लेनी चाहिए, यानी कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसकी भी पूर्ण सहायता लेनी चाहिए। कर्जन ने कमीशन के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया और कृषि, सिंचाई, लगान आदि से संबंधित सुधारों को करते हुए उनका विशेष ध्यान रखा। 1900 ईस्वी के बाद भारत को अकाल से बहुत कुछ मुक्ति मिल गई। अब पुलिस सुधार थोड़ा सा बड़ा है और इसके बाद शिक्षा में सुधार है वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो पुलिस सुधार में देखते हैं इसने क्या किया। देखिए, जब आप लिखेंगे इसको एग्ज़ाम में तो इसमें से आप जो कुछ आप मेन पॉइंट है उसको आप निकाल लीजिए। आप समझे रहेंगे तो आप वहाँ पर लिख देंगे। ज़रूर नहीं कि जितना मैंने यहाँ पर लिखाया उतना ही आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा होगा। मैंने तो बस इसलिए आपकी जानकारी के लिए लिखा दिया, बाकी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। पुलिस सुधार की बात करें कर्जन के, तो पुलिस विभाग शासन का एक प्रमुख अंग था, परंतु उसमें उस समय तक अनेक दोष थे, यानी कि भ्रष्टाचार था। सिपाहियों और उनके अफसरों को ना तो उचित वेतन मिलता था और ना ही उन्हें उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। यानी कि अफसरों को, सिपाहियों को वेतन बहुत कम मिलता था और उनके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं इसके बारे में उनको बताया भी नहीं जाता था। उस समय तक भारत में पुलिस के गुप्तचर विभाग की स्थापना भी नहीं की गई थी, जबकि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हुए इसकी स्थापना सरकार के लिए अति आवश्यक थी। यानी एक गुप्तचर विभाग होना चाहिए पुलिसों का। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में? जितने आयोग हैं इनको याद रखना। सिंचाई आयोग मैंने पढ़ाया, अकाल आयोग पढ़ाया, अब ये तीसरा आयोग है। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था पुलिस आयोग
इस कमीशन ने 1903 में अपनी रिपोर्ट दी और सिफारिशें इसकी क्या थी कि छोटे पदों से बड़े अधिकारी प्रोन्नत ना किया जाए, बल्कि पुलिस के उच्च अधिकारियों की भर्ती प्रत्यक्ष हो। यानी कि मान लीजिए कोई छोटे अधिकारी हैं, उनको बड़ी पोस्ट पर प्रमोशन ना किया जाए, यानी कि जो बड़ी पोस्ट है उसका सीधे सीधे उसकी वैकेंसी निकाली जाए, ये कहा गया। और दूसरी बात ये कही गई कि सिपाहियों और अफसरों की पर्याप्त शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएं। उस स्कूल में सिपाही और अधिकारियों को पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि कैसे प्रशासन करना है। प्रांतीय पुलिस की संख्या में वृद्धि की जाए। सिपाहियों को छानबीन के लिए गांवों में जाने का अधिकार हो। फिर कहा पुलिस का गुप्तचर विभाग स्थापित किया जाए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमीशन ने सिपाहियों और अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। अपराधों की घटनास्थल पर जांच और बिना किसी कानूनी आधार के किसी व्यक्ति को संदेह मात्र में गिरफ्तार ना किया जाए। ये सारे सुझाव पुलिस आयोग ने दिए सरकार को। लॉर्ड कर्जन ने इस कमीशन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई। प्रत्येक प्रांत और केंद्र पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। पुलिस की संख्या में वृद्धि की गई। उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष की जाने लगी और उनकी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोले गए। यानी कि जितनी सिफारिश की गई थी आयोग के द्वारा, वो सारी सिफारिश कर्जन ने मान ली। तो ये इसके पुलिस सुधार थे। रेलवे संबंधी सुधार थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सरकार की आय में वृद्धि के लिए लॉर्ड कर्जन ने रेलों को आय का एक प्रमुख साधन बनाने का निश्चय किया। कर्जन ने 1901 ईस्वी में रेलों की व्यवस्था में सुधार करने हेतु मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 2 वर्षों के पश्चात अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और सरकार को सुझाव दिया कि रेलों का प्रबंध व्यापारिक आधार पर होना चाहिए। तो रेलवे आयोग की स्थापना कब की गई? 1901 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। कर्जन ने आयोग की सलाह को स्वीकार करते हुए रेलों की संख्या में वृद्धि की, रेलवे विभाग को समाप्त कर दिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनका उत्तरदायित्व छीन लिया और 3 सदस्यों के एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। यानी रेलवे विभाग को समाप्त करके रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। इन सुधारों से रेलवे की स्थिति में सुधार हुआ और उनकी आय में वृद्धि हुई। यह कहा जाता है कि सबसे अधिक रेलवे लाइनें उसी के शासनकाल में बिछाई गई थीं। अब सैनिक सुधार हम लोग देखते हैं। सैनिक सुधार देख लेते हैं। मध्य एशिया में रूस की कार्रवाइयों और ताशकंद रेलवे की स्थापना से कर्जन भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठा, क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी उसकी तरफ रूस का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे अफ़गानिस्तान तक वो आ चुका था मध्य एशिया में। ताशकंद रेलवे लाइन की स्थापना हो गई थी वहाँ पर। तो जो कर्जन था वो चाहता था कि रूस का विस्तार इस साइड में ना हो, वो चिंतित हो उठा। उस समय तक सैनिक छावनियाँ भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई थी, क्योंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात आंतरिक शांति की चिंता सरकार को अधिक थी कि आंतरिक शांति कैसे बनाई जाए, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि दोबारा 1857 जैसी क्रांति हो। तो उसके लिए सेना रखनी ज़रूरी थी और उसको व्यवस्थित करना भी ज़रूरी था। तो सैनिकों के आने जाने और आवश्यक वस्तुओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था उसमें। लॉर्ड कर्जन ने इसी ओर ध्यान दिया और उसने 1901 ईस्वी में द इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना की, जिसके द्वारा राजवंश या प्रतिष्ठित परिवारों के भारतीयों की सैनिक शिक्षा का प्रबंध किया गया। 1902 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारत की सेना के मुख्य सेनापति बनाए जाने से सेना में महत्वपूर्ण सुधार हुए। किचनर ने संपूर्ण सेना को 2 भागों में बांट दिया। उत्तरी सेना कमान, जिसकी छावनी मरी में
स्थापित की गई और प्रहार केंद्र पेशावर में था। दूसरी जो यानी जो पहला भाग तो उत्तरी सेना कमान था, दूसरा था दक्षिणी सेना कमान, जिसकी छावनी पूना में और प्रहार केंद्र क्वेटा में स्थापित किया गया। तो जब किचनर आया सेनापति बनकर के 1902 में, तो उसने संपूर्ण सेना को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी सेना कमान और दक्षिणी सेना कमान। उत्तरी सेना कमान जो थी उसकी छावनी मरी में थी, मरी एक स्थान है, और प्रहार केंद्र कहाँ बनाया गया? पेशावर में। जबकि दक्षिणी का जो छावनी वो पूना में और प्रहार केंद्र क्वेटा में बनाया गया। प्रत्येक डिवीज़न में 3 ब्रिगेड बनाए गए, जिनमें 2 ब्रिगेड भारतीयों के और 1 ब्रिगेड अंग्रेज़ों का था, यानी भारतीयों की सेना संख्या ज़्यादा होती थी। प्रत्येक ब्रिगेडियर को अपनी ब्रिगेड के सैनिकों की योग्यता को बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सैनिक छावनियों को रेलवे लाइन के निकट रखा गया, जिससे सैनिकों के आने जाने और सामान ले जाने तथा लाने में सुविधा हो। सेना को नवीन बंदूकें व तोपें दी गईं। गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की गईं। ब्रिटेन के किम्बरले सैनिक स्कूल के आधार पर भारतीय सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए क्वेटा में एक सैनिक स्कूल भी खोला गया। सैनिकों के वेतन में वृद्धि की गई। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई तथा सैनिकों की योग्यता के जांच के लिए एक परीक्षा आरंभ की गई, जिसे किचनर टेस्ट कहा जाता था। इन सुधारों से भारतीय सेना की योग्यता व कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। तो इसमें से आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ काट पीट करके। और अगला जो है हमारा शिक्षा संबंधी सुधार। ये भी थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किए। तो कर्जन के काल को विशेषतः हम सुधारों के काल के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इसने हर क्षेत्र में, मैंने शुरुआत में ही बताया था, हर क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण आमूल-चूल परिवर्तन कर दिए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उस अवसर पर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना तीव्र होती जा रही थी और कर्जन यह नहीं चाहता था कि कॉलेज और विश्वविद्यालय राजनीतिक आंदोलनों के केंद्र बने। 1901 ईस्वी में उसने शिमला में एक सम्मेलन किया, जिसमें शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी और विश्वविद्यालयों के सरकारी प्रतिनिधि बुलाए गए। इस सम्मेलन में केवल एक प्रतिनिधि गैर सरकारी था, किंतु भारतीय सदस्य एक भी न था। मतलब सम्मेलन बुलाया गया शिमला में, उसमें सभी जितने भी विश्वविद्यालय थे भारत में, सभी के अधिकारियों को बुलाया गया और उनमें से एक भी भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। सभी वहाँ पर यूरोपियन ही थे, भारतीय सदस्य एक भी ना था। इस सम्मेलन के पश्चात 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसका सभापति थॉमस रेले था। तो जितने भी आयोग पढ़ाए हैं उसकी स्थापना कब की गई और किसकी अध्यक्षता में की गई, ये ज़रूर आप याद रखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, कब हुई, 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में। प्रारंभ में इसमें केवल एक भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी था, परंतु बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश गुरुदास बनर्जी को भी इसमें शामिल किया गया, यानी इस आयोग में। इस आयोग का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों की अवस्था का परीक्षण करना और उसकी कार्यक्षमता एवं संविधान में सुधार हेतु सुझाव देना था। यानी कि जो नियम कानून होते थे, संविधान का मतलब यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के नियम कानून होते थे उनमें सुधार हेतु सुझाव देना था इस आयोग का उद्देश्य। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। गुरुदास बनर्जी ने इस आयोग के सुझावों से अपना मतभेद प्रकट किया और भारतीय उस कानून की धाराओं से असंतुष्ट थे। यानी कि जो अधिनियम आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, उसमें जो धाराएं थी भारतीय, उस धाराओं से असंतुष्ट थे। परंतु कर्जन का लक्ष्य भारतीय विश्वविद्यालयों में सरकार के अधिकार की स्थापना करना था। कर्जन चाहता था कि भारतीय विश्वविद्यालय में ब्रिटिश सरकार की जो है कि नींव मजबूत हो जाए, यानी अधिकार ज़्यादा हो जाए। इस कारण उसने भारतीय जनमत की कोई परवाह नहीं की और उस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों की शासन
संस्थाओं का पुनर्गठन किया। सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा करके कम से कम 50 और अधिकतम 100 कर दी गई। सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई कम से कम, और अधिकतम 100 कर दी गई। कुलपति यानी जो चांसलर होते थे, उनके द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और सीनेट में प्रांतीय शिक्षा संचालकों को भी स्थान दिया गया। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 20 तथा अन्य विश्वविद्यालयों के लिए केवल 15 कर दी गई। उनकी अवधि भी जीवन पर्यंत से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। सरकार को सीनेट द्वारा निर्मित नियमों में संशोधन करने, परिवर्तन करने अथवा उन्हें रद्द करने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, बेसिकली जो भारत में थी सरकार कर्जन के नेतृत्व में, उसको ये अधिकार दिया गया कि विश्वविद्यालय में जो सीनेट के द्वारा नियम बनाए जाएंगे वो उसमें सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, या चाहें तो रद्द भी कर सकते हैं। सरकार स्वयं भी विश्वविद्यालयों के लिए नियम बना सकती थी। कॉलेजों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालयों के द्वारा उन पर सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया गया। विश्वविद्यालय को शिक्षा स्तर में सुधार करने तथा नवीन अनुसंधान और अन्वेषण करने के लिए कहा गया। इस कानून को बनाकर लॉर्ड कर्जन ने एक और शिक्षा की उन्नति का प्रयत्न किया, परंतु दूसरी ओर विश्वविद्यालयों को पूर्णतः सरकार पर आश्रित कर दिया। यानी सरकार पर पूरा एक प्रकार से निर्भर हो गया विश्वविद्यालय। पूरा नियंत्रण सरकार ने विश्वविद्यालय पर स्थापित कर लिया। इस कारण इस कानून से भारत में तीव्र असंतोष हुआ। इससे यह समझा गया कि सरकार शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्क पर अंकुश लगाना चाहती है और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र वातावरण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। अब जो कॉलेज थे उनको विश्वविद्यालय पर एकदम डिपेंड कर दिया गया उनसे, और विश्वविद्यालय पर एकदम सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, तो जिस पर कि मस्तिष्क और बुद्धि का विकास वास्तव में निर्भर करता था। इस कानून से कर्जन भारतीय शिक्षित वर्ग में बदनाम हो गया, क्योंकि उसने पूरा नियंत्रण सरकार का स्थापित कर दिया था, उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी। जो भी विश्वविद्यालय नियम बनाता था, कानून बनाता था, उसको सरकार रद्द कर देती थी जब मन कहे तब। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, ये भी है लास्ट आपका जो है, किसने एक और भी कानून बनाया। लॉर्ड कर्जन शिक्षित और विद्वान था तथा इतिहास में उसकी विशेष रुचि थी। इस कारण भारत के प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए उसने एक कानून बनाया, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, और पहली बार भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। इस कार्य को देखभाल के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी की अध्यक्षता में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 50,000 पाउंड की धनराशि इस कार्य के लिए स्वीकार की गई। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय नरेशों व प्रांतीय सरकारों को इस कार्य की ओर ध्यान देने के लिए कहा। प्रांतों की सरकारों को भी दुर्लभ वस्तुओं की रक्षा हेतु संग्रहालय स्थापित करने की सलाह दी गई। तो कुछ कार्य इसने अच्छे भी किए, मैंने शुरुआत में ही बताया था, लेकिन ज़्यादातर कार्य इसके जो थे उसने भारत की जनता में अशांति पैदा की, असंतोष पैदा किया। तो ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के कुछ प्रशासनिक कार्य थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया है डिटेल में, तो आप इसको जब लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। आप घर पर इसका नोट्स बना लीजिए, वैसे PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।